हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बायोलॉजी और हिस्ट्री की। अब हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक और नया सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि कभी आपने सोचा है आपके आसपास में कई सारे अपराध होते रहते हैं। चोरी, मर्डर, इस तरीके से कई सारे अपराध होते रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों से हमको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो सुरक्षा प्रदान करती है पुलिस प्रशासन। अब इस पुलिस प्रशासन को कौन है जो शक्ति प्रदान कर रहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए, या ये सारी क्या कहते हैं रेगुलेशंस करने के लिए, इन सब चीज़ों का। तो उस पुलिस प्रशासन को शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो भारतीय न्याय संहिता से। अब हम इसी भारतीय न्याय संहिता के बारे में चर्चा करेंगे और सारे कानूनों को डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। इसको स्टार्ट करने का जो मेरा पर्सनली उद्देश्य था वो यही था कि इन कानूनों का मिसयूज ना किया जा सके, इनका दुरुपयोग ना किया जा सके। तो बीएनएस को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका इतिहास, क्योंकि आज 2023 से भारतीय न्याय संहिता लागू है। लेकिन इससे पहले क्या था? तो इससे पहले इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू थी। अब इस दंड संहिता को हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद में हम भारतीय न्याय संहिता को समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे। कैसे? तो भारतीय न्याय जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, वो क्या था, कैसे आया वो? तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं ये क्या करता था, ये अपराध को और सजा को डिफाइन करता था। तो भारतीय दंड संहिता क्या करती थी? ये अपराध के बारे में बताती थी कि कौन सी गतिविधि अपराध है और उस अपराध का दंड क्या है, तो ये बताती थी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अच्छा, ये लाया कैसे गया? तो 1857 का विद्रोह हुआ था जब ब्रिटिश का शासन भारत पर था। उस समय ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया था, इतना तीव्र हो गया था कि ब्रिटिश सरकार के दिमाग में ये चलने लगा, ब्रिटिश क्राउन के दिमाग में ये चलने लगा, या ब्रिटिश क्या कहते हैं गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा चलने लगा कि वो यहाँ ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे भारत को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा कानून का निर्माण किया जिससे कि पूरे भारत को वो नियंत्रित कर सकें। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? 1833 में क्या किया गया? एक चार्टर भेजा गया भारत। चार्टर क्या होता था? जो सम्राट या जो वहां की रानी, यहाँ की जो कंपनी थी उसको आदेश देती थी, वही चार्टर होते थे। तो उस चार्टर के माध्यम से क्या किया गया? 1833 में एक चार्टर भेजा गया और 1834 में उसी चार्टर के बेस पर एक विधि आयोग का गठन किया गया। अब ये विधि आयोग क्या होता है? तो विधि आयोग क्या था कि एक ऐसा आयोग जो विधि बनाने के लिए विधि बनाने का सुझाव देता है कि विधि किस तरीके से होगी, उसका प्रारूप क्या होगा। तो 1833 के चार्टर के माध्यम से 1834 में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया। अब इस विधि आयोग में कितने सदस्य थे? तो इस विधि आयोग में चार सदस्य और एक सचिव हुआ करता था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1837 तक की इसका प्रारूप बना करके रख लिया। किसका प्रारूप? आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता का। क्या मैंने बताया अभी आपको? एक बार फिर से समझते हैं कि 1833 में चार्टर आया, ब्रिटिश की तरफ से चार्टर आया, और उस 1834 में उस चार्टर के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया। उसमें कितने सदस्य थे? तो 4 + 1 मतलब एक सचिव था, 4 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? लॉर्ड मैकाले। और 1837 तक इन्होंने क्या किया? आईपीसी का प्रारूप तैयार कर लिया था। अब आते हैं हम कि ये लागू कब हुआ। तो ये अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में। इसको आईपीसी को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में, और इसको लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 1862 में। ध्यान रखिएगा ये डेट्स को कि अधिनियमित होना मतलब कि इसको एक तरीके से लेकर के आना वहां पे और पारित करना, और उसके बाद में इसको लागू करना मतलब इसको लागू कर दिया गया था कि आम जनता अब से इसे फॉलो करेगी। तो 1862 से अब समझते हैं ये जो आईपीसी आई थी इसमें कितनी धाराएं थी जिन्हें हम दफा बोलते हैं। उन्हीं धाराओं में क्या होता है,
अपराध और सजा के बारे में डिफाइन किया जाता है। तो इसमें धाराएं 511 थी और जो चैप्टर्स थे इसमें, जो अध्याय थे, वो कितने अध्याय थे? इसमें 23 अध्याय थे। तो 23 अध्याय में 511 इसमें धाराएं थी। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? ये आईपीसी की बात कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये लागू कहां कहां पे थी, किन किन देशों पे, क्योंकि ब्रिटिश का तो कई सारे देशों पे शासन था, तो ये कहां कहां लागू थी? तो भारत में भी लागू थी है, उस समय पाकिस्तान में भी लागू थी, बांग्लादेश में भी लागू थी, भूटान, म्यांमार, ब्रुनेई, इन सारे देशों के साथ साथ सिंगापुर, श्रीलंका और ब्रिटेन में ये लागू थी। कहां कहां? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर, श्रीलंका, इन सारे देशों में ये लागू थी। भारतीय दंड संहिता का एक और नाम है जिसे उर्दू में हम बोलते हैं ताज-ई-राते हिंद, इसको हम उर्दू में बोलते हैं। अब समझते हैं कि पूरे देश में इसको लागू करने के लिए आईपीसी को लाया गया था, लेकिन जहां पर राजा रजवाड़े शासन कर रहे थे वहां पर इसको लागू नहीं किया जा सका, जैसे रियासतें थीं। और इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं कश्मीर में। कश्मीर में क्या हुआ? 1932 में रणवीर दंड संहिता, जैसे भारतीय दंड संहिता है उसी से कश्मीर में क्या थी? रणवीर दंड संहिता थी। और वो कब तक लागू रही? वो उस टाइम से लेकर के 2019 तक ये लागू रही थी वहां पे। 2019 के बाद में इसे चेंज किया गया था। आईपीसी आपको क्लियर हो रही होगी कि आईपीसी का इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि आईपीसी की जो मुख्य धाराएं थीं, क्योंकि उन धाराओं को आपने बहुत सुना होगा, जैसे हत्या की धारा, इस तरीके से। तो हम कुछ धाराएं जो इंपॉर्टेंट थी आईपीसी की उनको समझते हैं। तो धारा क्या थी? धारा 302, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता था तो उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। उसके बाद में धारा 376, अब ये धारा 376 रेप के लिए, अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें रेप जैसी गतिविधियां पाई गई हैं तो धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता था। और एक धारा 420 जो आपने अक्सर सुनी होगी, तो 420 धारा धोखाधड़ी के लिए प्रयोग की जाती थी और धारा 499 मानहानि के लिए यूज किया जाता था। मानहानि अगर होती थी तो ऐसे केस में धारा 499 के तहत केस किया जाता था। एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि धाराएं अलग हैं और आर्टिकल्स अलग हैं। आर्टिकल्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, और धाराएं होती हैं इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में। जो भी हम पढ़ेंगे वो धाराएं आईपीसी में पढ़ेंगे और आर्टिकल्स हम लोग राजनीति में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ये तो आईपीसी का इतिहास हो गया। उसके बाद में इसे चेंज किया गया 2023 में। ये लागू रहा लगभग 160 सालों तक ये लागू रहा। अब समझिए यहाँ पे बात आश्चर्य करने वाली है कि जो मैकाले जिसने भारत में आईपीसी का निर्माण किया वो लगभग यहाँ पे 160 सालों तक लागू रही, लेकिन आईपीसी के लागू होने के समय मैकाले भारत से जा चुका था। मतलब जिस व्यक्ति ने इस कानून को बनाया वही इसके लागू होने पे यहाँ पे नहीं था। तो क्या हुआ? उसके बाद में इसको बदला गया, इसका स्वरूप बदला गया। कब बदला गया? 2023 में तत्कालीन सरकार ने इसको आईपीसी से बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया। जब बीएनएस को सरकार लागू करने के लिए प्रस्ताव लाई, तत्कालीन सरकार जब प्रस्ताव लाई थी तो इसे किस नाम से लाई थी? ये जानने में आपको बड़ा रोचक लगेगा कि जब ये प्रस्ताव आया था तो तत्कालीन सरकार इसे औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति के नाम पर प्रस्ताव को लेकर के आई थी। अब ये औपनिवेशिक शब्द क्या है? औपनिवेशिक शब्द का मतलब, जैसे आप समझिए कि एक देश जब दूसरे देश में जाता है और वहाँ के संसाधनों का दोहन करता है, तो जिस देश का दोहन हो रहा होता है उसे बोलते हैं उपनिवेश, और जो दोहन करने वाला देश होता है उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति, मतलब ब्रिटिश जो है वो औपनिवेशिक है और उसके कानूनों से मुक्ति, क्योंकि जब वो आईपीसी लाया था तो वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आईपीसी लाया था, वहाँ भारत को नियंत्रित करने के लिए आईपीसी लाया था। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। समझने वाली बात यह है कि आईपीसी होता है भारतीय दंड संहिता
और बीएनएस होता है भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे आपको दो दर्शन देखने को मिलेंगे, एक तो जैसे हम बोल सकते हैं दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, तो दंड संहिता यहाँ पे दंड शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। दंड शब्द एक आक्रामक शब्द है, यह आक्रामकता को दर्शाता है, और न्याय वहीं पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करता है। इस वजह से यहाँ पे इस नाम को दंड से न्याय किया गया था। ये भारतीय न्याय संहिता के बारे में समझते हैं कि ये कब लागू हुई, कब इसका प्रस्ताव आया, लोकसभा में ये कब पारित की गई, और राज्यसभा में पारित करने के बाद अधिनियमित होकर कब ये लागू हुई है। तो हम इन डेट्स को समझते हैं और आपको याद भी रखनी है ये डेट्स। तो बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, इसका जो प्रस्ताव आया था वो कब आया था, तो इसका प्रस्ताव आया था अगस्त में, 11 अगस्त 2023 को इसका प्रस्ताव आया था। और उसके बाद में प्रस्ताव आने के बाद में क्या होता है, प्रस्ताव मैंने बताया आपको किस नाम से आया था, औपनिवेशिक सरकार के कानूनों के विरुद्ध, इस तरीके से इसे प्रस्ताव लेकर के आया गया था। और ये लोकसभा में फिर पारित किया गया था 20 दिसंबर 2023 को। लोकसभा में पारित करने के बाद में फिर राज्यसभा में किसी भी कानून को लाया जाता है, फिर राज्यसभा में उसे पारित किया गया, और ये 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ। पारित होने के बाद में इसे राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, और राष्ट्रपति जी ने अपने सिग्नेचर के साथ में इसे अधिनियमित कर दिया, इसे एक्ट बना दिया। कब बनाया था, 25 दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 1 जुलाई 2024 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। क्या बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझिए कि 1 जुलाई 2024 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, और आज वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। उसी में बताया गया है कि जो अपराध हैं और जो उनकी सजा है, ये सारी बातें बीएनएस में बताई गई हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन सब बातों को हम करेंगे अगली क्लास में, सारी धाराओं को, एक एक धाराओं को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जाननी जरूरी है, जिससे पब्लिक और प्रशासन दोनों में एक सामंजस्य बन जाए। आप में ये जानकारी होगी, आप अगर कानून को लेकर के जागरूक होंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और एक बेहतर नागरिक बनने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।